बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार किसान भाई बहनों, कैसे हैं आप लोग। हमें पूरा विश्वास है कि अभी के समय में आप स्वस्थ हैं और अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षित रखेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कृषि समाचार और जानेंगे कि मंडी में सब्जी और अनाजों का क्या है भाव। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम आनंद। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मिट्टी में अम्लीयता दूर करने के लिए चूने का करें प्रयोग। अनाजों के भंडारण में मिलाएं सिंधवार पौधे की पत्तियां। लत्तीदार फ्रेंच बीन की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं बिरसा प्रिया। अब समाचार विस्तार से। झारखंड की मिट्टी अम्लीय है। मिट्टी में अम्लीयता दूर करने के लिए चूने का प्रयोग करें। किसान भाई मकई, मूंगफली और सोयाबीन की उपज क्षमता बढ़ाने के लिए 120 से 160 किलोग्राम चूना प्रति एकड़ देने से उपज काफी हद तक बढ़ जाती है। किसान भाई, यदि आप अनाजों का भंडारण करने जा रहे हैं तो 1 क्विंटल अनाजों के भंडारण में 2 किलोग्राम सिंधवार पौधे की पत्तियों को मिला दें। इससे अनाजों में कीट नहीं लगेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करना अनिवार्य है। अनाज में पोषक तत्वों की वृद्धि के लिए जैविक खेती अपनाएं। इसके लिए मिट्टी में जैविक खाद जो सूक्ष्म जीवाणुओं से तैयार होता है उसे प्रयोग करें। मिट्टी में जब पोषक तत्वों की वृद्धि होगी तो उसमें जो उत्पाद तैयार होगा उसमें भी पोषक तत्वों की वृद्धि होगी। उस उत्पाद को जो व्यक्ति सेवन करेगा उसकी भी प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी। इस कोरोना के समय में लोगों को सबको समझ में आ रहा है कि शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता है वो जिनकी घट गई है उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, उनको सबसे ज़्यादा कठिनाई हो रही है। तो इस वक्त सबको प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अग्रसर होना है। तो अगर आपको अनाज में अगर पोषक तत्व मिलेंगे वो जैविक खेती से ही मिल सकते हैं। तो अगर अनाज में पोषक तत्वों की वृद्धि करना है तो उसके अंदर हम लोग को जैविक कृषि में जाना ही पड़ेगा। और अनाज के साथ साथ एक बात ध्यान रखिए, मृदा जो मिट्टी है उसके अंदर भी प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करेंगे तभी आपके अनाज में, सब्जियों में पोषक तत्वों की वृद्धि होगी। तो अगर मृदा में, मिट्टी में पोषक तत्वों की वृद्धि करना है, अगर उनकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है तो उसके अंदर जैविक खाद जो सूक्ष्म जीवाणुओं से तैयार होती है उसको इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी में भी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। इसके नतीजतन आपका जो उत्पाद होगा, जो चाहे सब्जियां, फल हो, अनाज, कुछ उसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा होगी और वो जब आम समाज में एक इंसान खाएगा तो उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। लत्तीदार फ्रेंच बीन की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौधा से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में केंटकी, वंडर, बिरसा प्रिया, स्वर्णलता लगाएं। फ्रेंच बीन की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। अम्लीय मिट्टी में 1 महीना पहले चूने का भुरकाव करें। बीज बुआई के समय मिट्टी में गोबर खाद 200 क्विंटल, नेत्रजन 40 किलोग्राम, स्फुर 80 किलोग्राम और पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मिलाएं। बरसात के समय में मेड़ बनाकर बुआई करें। किसान भाई खेत की पहली जुताई के लिए मोल बोर्ड हल नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 40 से 50 डेसिमल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में कीटों के रोकथाम के बारे में। किसान भाई, आपके पौधशाला में टमाटर का बिछड़ा तैयार होने की स्थिति में हो तो उसे खेत में रोपने से 3 से 4 दिन पहले उपचार करें। इसके लिए इमिडा क्लोरोपिड 0.3% दवा से घोल बनाकर बिछड़ों की जड़ों में डालें। इसके बाद पौधारोपण करने से टमाटर फसल में माहो, सफ़ेद मक्खी और पत्ती खाने वाले कीट नहीं लगते हैं।
और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। आज हम बातें करेंगे सब्जी फसल सोयाबीन की उन्नत खेती हम कैसे करें। आइए विस्तार से जानते हैं फीचर के माध्यम से। सोयाबीन खरीफ मौसम की तिलहनी फसल है, लेकिन कृषि वैज्ञानिकों ने जब सोयाबीन में मौजूद पोषक तत्वों की जानकारी आम लोगों को दी, तब सोयाबीन का उपयोग धड़ल्ले से विभिन्न व्यंजनों में किया जाने लगा। आज हम जानेंगे खासकर सब्जी के लिए की जाने वाली सोयाबीन की खेती के बारे में। सोयाबीन और जो हम लोग सब्जी के रूप में जो इस्तेमाल करने वाला है उसको सब्जी सोयाबीन कहते हैं। वो झारखंड के लिए एक नई चीज़ है। तो झारखंड के लिए एक नई चीज़ है जो हमारे इस अनुसंधान केंद्र में हम लोग नई किस्म का भी विकास किए हैं। ये सब्जी सोयाबीन उस सोयाबीन को कहा जाता है जिसका हरी फली को हम जब उसके अंदर दाना भर जाता है, करीब 80% दाना भर गया, जैसे मटर छिमी हम तोड़ते हैं, सब्जी मटर जैसे हम खाते हैं, उसका दाना को खाते हैं, छिलका फेंक देते हैं, इसका भी मतलब जो कि ये खरीफ फसल है और वो है रबी फसल है मटर। तो ये खरीफ फसल में एक हमको मटर के तरह मिल रहा है जिसका कच्चा दाना वो मिठास युक्त होता है, बड़ा आकर के होते हैं और उसको सब्जी के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसको सब्जी सोयाबीन कहा जाता है। मटर छिमी की तरह उसको छिमी में जब दाना भर जाता है तो हम हरा फली को तोड़ते हैं, उससे दाना निकाल के हम पका के सब्जी के रूप में खाते हैं और या आलू के साथ सब्जी बना सकते हैं, इसे उबाल के भी खा सकते हैं। तो ये एक नई चीज़ है। तो और ये सब्जी के रूप में इस्तेमाल होता है। और ये यहाँ का जो टाँड़ ज़मीन है उस टाँड़ ज़मीन के लिए एक वरदान है, जो बिना पानी से इसका खेती हो जाता है। मतलब हमको अलग से पानी देने का, सिंचाई देने का ज़रूरत नहीं है। जो वर्षा आधारित टाँड़ ज़मीन में मेरा खेती हो जाएगा। तो ये एक अच्छी फसल है। तो इसका खेती किसान भाई को करना चाहिए। इसका बीज हमारा केंद्र पर उपलब्ध है और किसान भाई यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सब्जी सोयाबीन की बुवाई 15 जून से 15 जुलाई तक करना सबसे उपयुक्त माना जाता है। सब्जी सोयाबीन की उन्नत खेती के लिए खेत की वैज्ञानिक तैयारी करें। सबसे पहले हल्की दोमट मिट्टी वाली ऊपरी जमीन यानी टाँड़ खेत का चुनाव करें। अभी जैसे मैंने बताया ये खरीफ फसल है। तो अभी हमको जैसे हरा फली को तोड़ना है बेचने के लिए, खाने के लिए, तो हमको 15 जून से 15 जुलाई के अवधि में हम कभी भी लगा सकते हैं और ये उपयुक्त समय है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में। और यदि हम बीज के लिए लगाना चाहता है, मैंने पक्का दाना को हम जैसे बताया दूध, पनीर, दही, आइसक्रीम, गुलाब जामुन जो भी बनाना है इसके लिए, तो उसके लिए हमको क्या करना है, हम थोड़ा सा लेट लगाएंगे, जुलाई में लगाएंगे। तो जैसे पकने के समय मौसम शुष्क रहे तो हमको कटाई छटाई और भंडारण इस समय सुविधा होगा, सुखाने में सुविधा होगा इसके लिए। और बाकी सब्जी के लिए हम 15 जून से हम लगाना शुरू कर सकते हैं, 15 से 15 जुलाई तक। और इसके लिए जो हमारा जो झारखंड का मिट्टी है, हल्की दोमट मिट्टी बहुत ही उपयुक्त है। इसको 3-4 बार जुताई करके अच्छा से लगा कैरी बना के, और कैरी में और ध्यान रखें, किसान भाई ज़रूर ध्यान में रखें ये बहुत ही बीज का जो बाहर का जो कोटिंग है ये बहुत पतला है, तो इसलिए हमको समतल में नहीं लगाना है। कैरी बना के थोड़ा मेड़ बना ले, तो मेड़ 1.5 फीट के दूरी पर लाइन बनता है, उस लाइन में थोड़ा कुदाली से मिट्टी चढ़ा के थोड़ा मेड़ बना दे, तो मेड़ के ऊपर में हम बीज बोएंगे। तो लाइन से लाइन, मेड़ से मेड़ की दूरी हो जाएगा 1.5 फीट, और जो बीज से बीज का दूरी हो जाएगा 1 फीट। तो इसी से हम लगा सकते हैं। और बीज जो हम मिट्टी जब तैयारी करेंगे तो उसमें करीब 5 टन हम सड़ी गोबर के खाद या कंपोस्ट डालेंगे, और साथ ही साथ हम करीब
45 किलोग्राम यूरिया, 375 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 70 किलोग्राम म्यूरेट प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग करेंगे। और 25 से 30 दिन बुआई के बाद फिर हम 45 किलो यूरिया टॉप ड्रेसिंग के रूप में जो निकाई गुड़ाई करके और दे के फिर मिट्टी और चढ़ा देंगे। किसान भाइयों, उन्नत किस्म का बीज ही अच्छी उपज का आधार है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सब्जी सोयाबीन के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद चुनें। तो बहुत सारा इसका इस्तेमाल हो रहा है, गुलाब जामुन बना रहा है, आइसक्रीम बनाया जा रहा है। तो ये दोनों तरीके, उसका पक्का दाना भी मीठा है, जिसका कच्चा दाना मीठा है उसका पक्का दाना भी मीठा है। तो दोनों, एक तो सब्जी के रूप में हम जिस समय हमको मटर नहीं मिल रहा है, तो अक्टूबर महीना में, सितंबर महीने में जब हम हरा फली के तोड़े उस समय मटर नहीं मिलता है बाज़ार में, तो मटर के अनुपूरक के रूप में एक अच्छा सब्जी हमको मिल जा रहा है। और वर्षा आधारित खेती किसान भाई के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं, जितना टाड़ खराब ज़मीन में इसको लगा सकते हैं। तो ये उन्नत किस्म है स्वर्ण वसुंधरा। इसके अलावा हम लोग और एक किस्म का विकास अभी नामकरण नहीं हुआ है, उसको बोला जाता है ये बासमती सब्जी सोयाबीन, यानी उसका कच्चा दाना वो और जल्दी तैयार हो जाता है। 60 से 65 दिन में उसका फली तुड़ाई शुरू हो जाता है लगाने के बाद, बुआई के बाद। तो उसका जब कच्चा दाना को हम उबालते हैं तो उसमें बासमती चावल का खुशबू उसमें से निकालते हैं, तो इसको बासमती सब्जी सोयाबीन कहा जाता है। तो इसका भी हमारा इस केंद्र पर जो किसान भाई इच्छुक है, हमारे यहाँ से बीज प्राप्त करके की खेती कर सकते हैं। उसका हम लोग अभी तक AGS 458 के नाम से है, तो उसको अभी हम लोग किसान को दे रहे हैं। उसको हम लोग जल्दी से जल्दी एक नामकरण करके उसको निकालेंगे। बुआई से पहले बीजों को अनुशंसित मात्रा में बेबस्टीन दवा से उपचारित कर लें। इससे फसल में रोग और कीट नहीं लगेंगे तथा उपज अच्छी होगी। मतलब जब दाना में 80% मतलब फली में, हरी फली में 80% दाना भर जाते हैं, तो इससे हम तुड़ाई करते हैं। तो ये किस्म को हम मतलब जब लगाते हैं तो करीब 70 से 75 दिन के बाद इसका हरी फली का तुड़ाई शुरू हो जाता है, और कभी 3-4 और तुड़ाई होता है करके फसल ख़त्म हो जाता है। तो इसका उपज क्षमता भी बहुत ही अच्छा है, करीब 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से इसका मैंने हरी फली का उपज मिल जाता है, और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। और इसका तरह तरह का मैंने व्यंजन बना सकते हैं, और मतलब इसका जो कच्चा दाना को उबाल के भी खा सकते हैं। इसका मतलब और इसका जो पक्का दाना को भी, जैसे जो लोग सब्जी में खाएं, और कुछ पका दाना मतलब पकाने के लिए रख सकते हैं, मतलब जब पक जाता है पौधा में। किसान भाइयों, सोयाबीन की हरी फलियां और परिपक्व फलियां दोनों उपयोगी हैं। आप इनकी उन्नत खेती करके अच्छी उपज से अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बातें करने जा रहे हैं अरहर आधारित अंतर्वर्ती फसलों के बारे में। जी हाँ, इन फसलों में हमें किन किन बातों का रखना है खास ध्यान, इसके बारे में आइए जानते हैं। साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि इससे हमें कैसे मुनाफा प्राप्त हो। आमतौर पर किसी एक खेत में एक ही फसल की खेती करने की परंपरा रही है। मौसम के प्रतिकूल होने या किसी अन्य कारण से उस फसल से जब उपज नहीं मिल पाती है तो किसान को काफी घाटा उठाना पड़ता है। इस जोखिम से बचाव के लिए खेती के 2 तरीके सामने आए हैं। एक है मिश्रित खेती और दूसरी है अंतर्वर्तीय खेती। परंपरागत तरीके से भी जब खेती करते हैं तो एक साथ कई फसलें लगाते हैं। उसमें 2 प्रकार से होता है कि बीज को मिलाकर मिश्रित बुआई कर दी जाती है, तब उसको कहते हैं मिश्रित फसल। लेकिन जब फसलों को अलग अलग लाइन में लगाया जाता है, और कि उनकी लाइनें बगल बगल में लगाई जाती हैं अलग अलग फसलों की, उस खेती को अंतर्वर्ती खेती कहते हैं। और आम तौर पे हमारे किसान अरहर की अंतर्वर्ती खेती खूब करते हैं। ज़्यादातर जो है ये जहाँ पे स्ट्रेस कंडीशन रहता है, पानी की कमी रहती है, तो किसान भाई इसे फसल सुरक्षा की एक तकनीक के रूप में, फसल की गारंटी की तकनीक के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो वर्षा आधारित खेती की जाती है। तो अरहर की फसल जो है लाइन में लगा दी जाती है, और उसके बगल की लाइनों में जो खाली जगह है छोड़कर, उसमें उस खाली जगह में धान, मड़ुआ, अगर पानी की अच्छी उपलब्धता है तो
अगर पानी कम है तो कुछ किसान भाई ज्वार बाजरा भी लगाते हैं। इसकी बजाय कुछ किसान भाई सोयाबीन भी लगाते हैं, सोयाबीन लगाया जा सकता है इसके साथ। तो इस प्रकार की कुछ जहाँ पे पानी उपलब्ध है या वर्षा मानसून में अच्छी वर्षा हो जाती है तो वहाँ अरहर के साथ मक्के की भी अंतर्वर्ती खेती कर ली जाती है। तो ये सभी फसलें जो हैं अरहर की अंतर्वर्ती फसल के लिए, अंतर्वर्ती खेती के लिए उपयुक्त हैं। अरहर के साथ अन्य फसलों की अंतर्वर्तीय खेती के दौरान कुछ खास बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अरहर बहुत लंबी अवधि वाली फसल है। अरहर के कुछ प्रभेद 6 से 7 महीने में तैयार होते हैं और कुछ प्रभेद 8 से 9 महीनों में। ये आपने बताया कि अरहर थोड़ा लंबी अवधि की फसल है, तो इसके लिए 2 प्रकार की प्रजातियां हैं। एक है 180 दिन की प्रजाति जिसमें जो किस्म है आशा, और एक है 210 दिन की प्रजाति IPA 203। तो आप अपने खेत में पानी की उपलब्धता और अपने खेत की परिस्थिति को देखते हुए आप वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। और ये खरीफ में लगकर ये रबी तक जाती है अरहर की फसल, तो आप इसके साथ खरीफ की फसलें लगाते हैं और फिर जब आप उसको काट लेते हैं तो उसके बाद आपका खेत खाली है, तो अगर आपके पास पानी उपलब्ध है तो आप रबी में फिर कुछ ऐसी फसल ले सकते हैं जिससे आपको कुछ पैदावार मिल जाए और पानी का और जगह का इस्तेमाल हो जाए। जैसे चना, किसान भाई रबी में चने की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पानी अच्छी मात्रा में उपलब्ध है तो कुछ किसान भाई इसके बीच में सब्जी की खेती भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अरहर आधारित अंतर्वर्तीय फसलों की खेती करें। इसके कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप एक खेत से कई फसलों की उपज प्राप्त करते हैं तब विभिन्न फसलों से मिलने वाले विभिन्न पोषक तत्वों की उपलब्धता एक साथ बढ़ जाती है, जिसका मतलब है कि सभी बीजों को मिलाकर और उसकी एक साथ बुआई करना। और दूसरा पद्धति है कि अंतर्वर्ती खेती करना, मतलब अलग अलग फसलों को अलग अलग कतारों में, बगल बगल की कतारों में लगाना। तो ये होता है अंतर्वर्ती खेती। और अरहर इसके लिए बहुत ही उपयुक्त फसल है। खरीफ के मौसम में किसान भाई अरहर की जब बुआई करते हैं तो लाइनों में, तो उसके साथ उसके समानांतर लाइनों में जहाँ पर पानी की उपलब्धता अच्छी हो वहाँ पे किसान भाई धान, मड़ुआ अथवा मक्का भी लगा सकते हैं। और अगर पानी की कमी है तब ज्वार, बाजरा, सोयाबीन जैसी फसलें, कुछ किसान मूंग भी लगाते हैं। तो ये फसलें जो हैं अरहर के साथ अंतर्वर्ती खेती करने के लिए उपयुक्त हैं। अरहर आधारित अंतर्वर्तीय फसलों की खेती के कई प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ भी हैं। इससे उपज बढ़ती है जिससे आप अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। कई फसलें एक साथ मिलती हैं जिन्हें आपको बाजार से खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। या अरहर का इस्तेमाल करते हुए अंतर्वर्ती खेती से किसान भाइयों को जो लाभ हैं उन पर प्रकाश डालते हुए कि एक तो ये है कि अरहर दाल है, दलहन फसल है, तो ये एक प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसके साथ अगर आप मक्का, ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, धान वगैरह लगाते हैं तो आपको अनाजों की प्राप्ति हो जाती है। तब किसान भाइयों को कार्बोहाइड्रेट का भी एक स्रोत प्राप्त हो जाता है जो उनकी पोषण के लिए और बैलेंस्ड संतुलित आहार के लिए आवश्यक है। उनके भोजन में ये भी होना ही चाहिए। और फिर आपने अंतर्वर्ती फसल की बात की, इसके बाद हम और भी दलहन फसलों की बात कर रहे थे। खरीफ में सोयाबीन, रबी में चना, या जिनके पास पानी उपलब्ध है तो किसान भाई अंतर्वर्ती फसल में ही, अंतर्वर्ती एरिया में ही सब्जियों की खेती कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उनको विटामिन्स और खनिजों का भी के स्रोत भी मिल जाएंगे और उनके भोजन में, उनके पोषण प्रबंधन में इन सब का स्थान है। तो इस तरह से उनको हर तरह का पोषक तत्व मिलता है। उसके अलावा ये तो किसान भाइयों को मिलता है, मनुष्य को। और जिस खेत में आप खेती करते हैं अरहर की और अंतर्वर्ती रूप में दूसरे फसलों की, तो अरहर जो है खेत में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है ज़मीन में।
नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में डालती है राइजोबियम के साथ मिलकर। तो उस मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा, उस खेत में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरी बात है कि अरहर के पत्ते जो लगातार गिरते रहते हैं और वो ज़मीन में आप किसान भाई उनको मिला देते हैं, तो इससे भी भूमि में ऑर्गेनिक मैटर जो है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ती है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है और ज़मीन की भौतिक संरचना जो है वो उसमें सुधार होता है। इसके अलावा साथ में जो है वो सूक्ष्म जीवियों की संख्या बढ़ती है। किसान भाइयों, अरहर आधारित अंतर्वर्तीय फसलों की खेती झारखंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इससे मिट्टी की दशा सुधार सकते हैं, आम लोगों की सेहत सुधार सकते हैं और अपनी आर्थिक दशा भी मजबूत कर सकते हैं। खाना किसान भाई बहनों, महत्वपूर्ण जानकारी पाने से हमें बहुत ही फायदा होता है। जाते जाते मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगी कि आप कृषि दर्शन के हर अंक को कभी भी कहीं भी अपने मोबाइल पर देख सकते हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी साझा कर सकते हैं। जी हाँ, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से। जाने से पहले आप लिखिए हमारा पता, ताकि कृषि से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई समस्या, समाधान या उपाय हो तो आप हमें हमारे पते पर जरूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। अगले अंक में यूं ही आपके साथ बातें करती रहूंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।